हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगा ऊप्स का, जिसे बोलते हैं आइटरेटर एंड आइटरेबल। ये दो इंटरफेसेस होते हैं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम उन्हीं का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बोर्ड खोल लेता हूँ। देखिए, आइटरेबल और आइटरेटर का बेसिक मतलब क्या होता है। आपने मैं श्योर हूँ कि आपने कभी ना कभी आरे के ऊपर ये वाला लूप लगाया होगा कि जैसे ये आरे बना हुआ है तो आपने आरे के ऊपर ये वाला लूप ज़रूर लगाया होगा, इंट वैल कॉलन आरे, ठीक है। इसे एक एक करके आपको एरे की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। ये वाला लूप, इसमें इंडेक्स नहीं आता, सीधा एरे की वैल्यू आ जाती है। ये वाला लूप लिंक लिस्ट पे भी चलता है, ठीक है। ये एरे लिस्ट पे भी चलता है। तो अब मैं अपने जेनरिक ट्री में ये सपोर्ट डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे जेनरिक ट्री पे लूप लगाए तो वो जेनरिक ट्री में प्री ऑर्डर में उनको वैल्यूज मिल जाएं। मतलब मेरी पता है क्या इच्छा है, मैं बताता हूँ आपको। आई वुड क्लियर इट। जैसे ये जेनरिक ट्री है, लेट अस से मेरा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरा यूज़र यूँ लिख सके वैल कॉलन ट्री का नाम, और उसको पहले प्री ऑर्डर में वैल्यूज़ मिले। पहले 10 मिले, फिर 20 मिले, फिर 30 मिले, फिर 50 मिले, फिर 60 मिले, फिर 40 मिले। अगर मेरे ट्री के ऊपर मैं ऐसे लूप लगाने में कामयाब हो जाऊँ तो सम जैसी चीज़ें, मिन जैसी चीज़ें, मैक्स जैसी चीज़ें रिकर्शन से लिखनी ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं दो बंदों की तरह सोच रहा हूँ। एक वो इंसान जो जेनरिक ट्री की क्लास लिखता है, एक वो इंसान जो ट्री को इस्तेमाल करता है। जो ट्री की क्लास लिख रहा है उसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन जो ट्री की क्लास इस्तेमाल कर रहा होगा उसके लिए कितनी सुविधा हो जाएगी। वो बस ऐसा एक छोटा सा लूप लगाएगा और चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो हमें ये सपोर्ट देनी है। मतलब तुम ये समझो कि तुम जेनरिक ट्री लिख रहे हो, किसके लिए? अपने क्लाइंट के लिए। तुम्हारा क्लाइंट कौन है? जो जेनरिक ट्री को इस्तेमाल करेगा। तुम उसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देना चाहते हो। तुम उसे ये फीचर देना चाहते हो कि वो ट्री पे ऐसे लूप लगा सके, उसे रिकर्शन ना करनी पड़े। तो तुम उसे ये सपोर्ट कैसे दे सकते हो, उसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जेनरिक ट्री क्लास होनी चाहिए। हमने सारा कोड कर डाला है, हमने जेनरिक ट्री क्लास कभी नहीं बनाई। देखिए, अगर आप अपने कोड को देखेंगे, मैंने एडिटर खोल रखा है, तो उसके अंदर सारा कोड ना हमने नोड क्लास के थ्रू किया है। बस एक रूट है हमारे पास, और रूट को हम कह देते हैं कि जेनरिक ट्री है। तो ये डिस्प्ले पड़ा है, ये कंस्ट्रक्टर पड़ा है, ये नोड था ऊपर जिसमें डेटा और आर लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन था। तो हम किसी भी फंक्शन, हम यहाँ पर ये रूट तैयार करते थे और किसी भी फंक्शन के अंदर ये रूट पास कर दिया करते थे। तो मैं अब एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ जेनरिक ट्री, जो इस रूट को ही रैप करेगी। उस क्लास का कोई काम नहीं है, बस वो पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे रिप्रेजेंट करेगी पूरे ट्री को? उसके अंदर ये रूट कैप्चर हो जाएगा। तो उसका कंस्ट्रक्टर बड़ा सिंपल है, नोड रूट, ठीक है। तो दिस डॉट रूट, उसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इतनी सी क्लास। तुम कहोगे सर एक डेटा मेंबर के ऊपर एक क्लास, ये क्या बात हुई? मैं कहूँगा हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, मगर थोड़ा ऊपसी फील आ गई हमको। मैंने ऐसा बोला जेनरिक ट्री, रूट तो एक नोड को रिप्रेजेंट करता था, अब जेनरिक ट्री पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे सिवाय रूट के कुछ चाहिए नहीं। तो ये देखिए, जेनरिक ट्री का ऑब्जेक्ट बना, ये रूट पास कर दिया, उसने अपने अंदर ये रूट प्रॉपर्टी में सेट कर लिया। तुम कहोगे रूट प्रॉपर्टी तो वैसे ही थी, आपने जेनरिक ट्री में क्यों रैप किया? मैं बोल रहा हूँ बेटा, वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस मैं चाहता था कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी सिमेंटिकली करेक्ट हो, इसका मतलब बढ़िया हो। मगर ऐसा लिखता फॉर इंट वैल कॉलन रूट, तो मुझे विचित्र लगता कि रूट पे लूप लगा रहे हैं, ये क्या बात हुई। मैंने अब इसलिए बोला कि मैं ट्री पे लूप लगा रहा हूँ। ट्री पे लूप लगाने का मतलब ये बनता है कि पहले आपको पहली वैल्यू मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए। अब पहली, दूसरी, तीसरी कैसे डिफाइन हो? प्री ऑर्डर के टर्म्स में डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये ऑफ कोर्स चलेगा नहीं, मैं रन करूंगा तो इसने मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर देनी है। ये कुछ बोलेगा, उस एक्सेप्शन को ध्यान से सुनिएगा। तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, आने दीजिए वो एरर। चलिए, मीनवाइल वो एरर आती है तो मैं आपको कुछ पढ़ा के ले आता हूँ। बेटा, इसको करने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा इंटरफेसेस का। इंटरफेस क्या होते हैं? तो जहाँ क्लासेस होती हैं वहीं एक कंस्ट्रक्ट होता है, वहीं एक कंस्ट्रक्ट या एक एंटिटी होती है जावा में जिसका नाम इंटरफेस होता है। जैसे इंटरफेस आई, मैंने एक इंटरफेस बना दिया। तो इंटरफेस में ना बेटा फंक्शंस होते हैं, लेकिन फंक्शंस की बॉडी नहीं होती है। जैसे ये फंक्शन है इंट d1 इंट data2, और बस फुल स्टॉप। फंक्शन का नाम है, फंक्शन का सिग्नेचर है, रिटर्न टाइप है, पैरामीटर है, फंक्शन की बॉडी नहीं है। और ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस पता है क्या है? इनका पर्पस है सिग्नेचर डिफाइन करना। तो अब ना मैं बाद में एक क्लास लिख सकता हूँ ए, जो इस
उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स आई। तो अब ए क्लास लिखने वाले के ऊपर मजबूरी है, क्या मजबूरी है, कि उसे जितने भी फंक्शन इस इंटरफेस में डिफाइन है उन सबकी बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। अब उसको उसी नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा, वही पैरामीटर, वही रिटर्न टाइप और बॉडी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो इंटरफेसेस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जावा के अंदर, फंक्शन सिग्नेचर को, फंक्शंस के सिग्नेचर को फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए। मतलब एक बंदा है, लेटर से एक टीम लीड है, वो अपनी टीम को ऐसा एनफोर्स करना चाहता है कि भाई ऐसी क्लास लिखना, ऐसी क्लास लिखना, तो उनको डॉक्यूमेंट में नहीं बताएगा, इंटरफेस लिख के दे देगा। उसने 3 इंटरफेस लिखे, तीनों डेवलपर को एक सौंप दिया, भाई तू एक क्लास लिख दे, पहले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दे, तू दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दे, तीसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दे। इससे क्या होगा, डेवलपर फोर्स हो जाएंगे, उनको फंक्शनों के नाम वही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट फंक्शनों के नाम फ्रीज कर देने से बहुत सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है, जैसे ये डेवलपर 1 है, ये डेवलपर 2 है, ये क्लास C1 लिख रहा है, ये क्लास C2 लिख रहा है, इसको क्लास C1 के अंदर C2 के ऑब्जेक्ट कॉल करने हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शन कॉल करने हैं, ठीक है। अब मान लो इसने फन फंक्शन कॉल कर दिया, अभी ये अपना कोड लिख रहा था, ये अपना कोड लिख रहा था, अब मान लो इसने फंक्शन के अंदर फन का F कैपिटल कर दिया, तो ये कोड तो चलेगा ही नहीं। तो टीम लीड क्या बोल करेगा, इसको भी इंटरफेस देगा, इसको भी इंटरफेस देगा, ठीक है। वो इंटरफेस के हिसाब से फंक्शन कॉल करेगा, ये इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो इसको वही नाम रखने पड़ेंगे। तो अब कोड में गलती नहीं आएगी, तो मॉडुलैरिटी में हेल्प करते हैं आपके इंटरफेस, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इंटरफेस एक और काबिलियत आ जाती है आपके पास कि जब आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप ऐसे इंटरफेस ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटरफेस नहीं लिखते। पता है क्यों नहीं लिखते, क्योंकि फंक्शन की बॉडी तो है ही नहीं इंटरफेस में, तो आप इंटरफेस को भी न्यू भी नहीं कर सकते। आप इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में, इंटरफेस के रेफरेंस में क्लास का इंस्टेंस पकड़ते हैं, उस क्लास का जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अब आप फन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर तो फन फंक्शन की बॉडी है ना, ठीक है। तो मैं पहली सारी बात में से निकाल के एक जिस्ट रख लेता हूं अपने पास। पहला फैक्ट जो आपने अभी भी सीखा वो ये है, व्हाट आर इंटरफेसेस, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जब आप जान चुके होंगे तो आप लिख पाएंगे जो हम सपोर्ट देना चाहते हैं वो, व्हाट आर इंटरफेसेस, ठीक है। इसका जवाब है, इंटरफेसेस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस which have to be implemented by classes which say that they implement the function। इंटरफेसेस में फंक्शन सिग्नेचर होता है, एंड इनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इनको न्यू नहीं कर सकते। तो O इक्वल टू आई, O इक्वल टू न्यू क्लास, ऐसा करना पड़ता है हमको, ठीक है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखना चाहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्यों लिखना चाहूँगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब आप कोई साइन करते हो तो आपको वो सब करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो इंटरफेस भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शन है। अगर कोई क्लास कहती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसे वो सारे फंक्शन देने पड़ेंगे जो इंटरफेस में लिखे गए हैं। तो आपने पहली चीज़ समझ ली। अब दूसरी चीज़, अब जावा में ना एक इंटरफेस बना हुआ है जिसका नाम है आईटरेबल। आईटरेबल ये इंटरफेस बना हुआ है। ये इंटरफेस उन सब क्लासेस को लिखना पड़ता है जो चाहती हैं कि उनके ऊपर लूप लगाया जा सके। जैसे हमारा जनरिक ट्री चाहता है तो उसको आईटरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जावा में ये लिखा हुआ है। इसके अंदर एक ही फंक्शन है, वो आईटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और फंक्शन का नाम भी आईटरेटर ही है। ना कोई पैरामीटर लेता ना कुछ, आईटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और फंक्शन का नाम आईटरेटर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मेरे जनरिक ट्री लूप लगाया जा सके, तो ऐसे नहीं लगा सकते। एक तो इस क्लास का नाम स्टैटिक कर दें, आप एरर देखिएगा, वो कुछ बोलेगा, उस एरर को पढ़िएगा, फिर आपको पता लगेगा। इनफैक्ट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको देखना होगा। हाँ, ये पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या आ रहा है। फॉर ईच नॉट एप्लीकेबल टू एक्सप्रेशन टाइप रिक्वायर्ड एरे और जावा लैंग आईटरेबल। आईटरेबल चाहिए, वो कह रहा है जनरिक ट्री लूप ही नहीं सकता, ये आईटरेबल ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा ये आईटरेबल नहीं है, तो इसको आईटरेबल कर देते हैं हम। इंप्लीमेंट्स आईटरेबल। अब मैंने रन किया आईटरेबल ऑफ इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू देगा ना ये, इंटीजर, ठीक है। अब मैं रन करता हूं, अगली गलती देखते हैं। तो अब इसने बोला कि भाई अच्छा आईटरेबल, एक तो आईटरेबल की स्पेलिंग में गलती हो गई, आईटरेबल। दोबारा रन किया, नई नई गलतियां आती जाएंगी, गलती को रिजॉल्व करते जाएंगे। तो ये बोल रहा है जनरिक ट्री इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आईटरेटर इन आईटरेबल। तो ये कह रहा है कि आप कह तो रहे हो कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपने बोला आप इस इंटरफेस को, इस कंट्रैक्ट को ऑनर करते हो, पर ये आईटरेबल में आईटरेटर फंक्शन है वो लिखा नहीं आपने। ठीक कह रहा भाई ये, तो हम तो पहला ही रूल तोड़ दिया। आईटरेबल तो हमने जनरिक ट्री में इंप्लीमेंट किया, हमें ये इंटरफेस पता लगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, जेनेरिक ट्री इंप्लीमेंट्स
थोड़ा इसको मैं इधर सरका लेता हूँ। तो हमको ये बड़ा सा डिस्कशन होने वाला है, आपको पेशेंस रखना होगा, जो आप सीखेंगे वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। मैं मतलब ना देखिए, इसमें थोड़ा सा रैंट भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे डेटा स्ट्रक्चर बहुत गहराई में सीखना चाहते हैं, लेकिन वो ऊप्स नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज लॉजिक्स एंड इट इज मैथ्स एंड इट इज फन, बट ऊप्स इज लिटिल थियोरेटिकल। मेरा ऐसा कहना बेटा, प्रोग्रामिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, आपको अच्छा डिज़ाइन करने के लिए, आपको उसका आर्टिस्टिक पहलू नहीं छोड़ना चाहिए। और ऊप्स के अंदर वो सब बताया गया है कि कैसे सोचें, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि वो टीम में बांटने में सहूलियत हो, बाद में मेंटेन करने में सहूलियत हो। तो बेटा ऊप्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ऊप्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छा ऊप्स है, वो आपको आना चाहिए। तो जनरिक ट्री मस्ट इम्प्लीमेंट आइटरेबल ऑफ इंटीजर, क्योंकि जनरिक ट्री चाहता है उस पर लूप लग सके, तो उसे ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। ये जावा जब ऐसा ये लिखती है ना, ये फॉर इंट वैल लिखती है, ये एक सिंटैक्टिकल शुगर है। ये सिंटैक्टिकल शुगर डिपेंडेंट है। सिंटैक्टिकल शुगर का मेरा मतलब होता है कि सिंटैक्स में कुछ सुंदर बना दिया गया है जावा के अंदर, बिहाइंड द सीन से किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जो आइटरेबल पे डिपेंडेंट है। सिंटैक्टिकल शुगर डिपेंडेंट ऑन, मैं लास्ट में ये बताऊंगा अभी ये ये एग्जैक्टली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये सिर्फ शुगर है, ये सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दिया गया, असल में कुछ और है, जो दिख रहा है ये वो नहीं है, इसके बिहाइंड कोई और लॉजिक चलने वाला है। तो सिंटैक्टिकल शुगर डिपेंडेंट अपॉन आइटरेबल, ठीक है। तो जनरिक ट्री को इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लूप आइटरेबल पे डिपेंडेंट है। अब मैंने आइटरेबल पे इसको डिपेंड करा दिया, लेकिन अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? इंटरफेस वो ऑब्जेक्ट तो मतलब वो फंक्शन तो प्रोवाइड ही नहीं किया। तो अब आइटरेबल ये कहता है आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन नाम क्या होगा? आइटरेटर। पैरामीटर वो कोई नहीं लेगा, और वो रिटर्न क्या करेगा? आइटरेटर रिटर्न करेगा। ओके, आइटरेटर क्या होता है जानेंगे, लिखें तो मैंने लिखा पब्लिक आइटरेटर ऑफ इंटीजर हम रिटर्न करेंगे, और आइटरेटर नाम का फंक्शन, फंक्शन का नाम हम पे फोर्स्ड है, हम क्या करें, लिखना पड़ेगा। और ये आइटरेटर क्या है बेटा? ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है। आइटरेबल तो ये कहता है कि इस पे लूप लगाया जा सकता है, और लूप लगाने की जो निटी-ग्रिटी है वो आइटरेटर इंटरफेस में डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हमने लिख तो लिया, अब निकल कर आया आइटरेटर का क्या करें। तो अब ना बेटा एक नई क्लास लिखनी पड़ेगी, पब्लिक, अब थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, थोड़ा ज़्यादा कोड लिखा जाएगा। पब्लिक स्टैटिक क्लास जनरिक ट्री प्री ऑर्डर। सिर्फ इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए, भावनाओं पर विचार कीजिए कि यहाँ पर क्या भावना एक्सप्रेस की जा रही है। जनरिक ट्री प्री ऑर्डर आइटरेटर, क्या लग रहा है इसके नाम से, इस क्लास के नाम से क्या लग रहा है? मुझे इस क्लास के नाम से नाम ये लग रहा है कि ये जनरिक ट्री को प्री ऑर्डर में आइटरेशन करने में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। तो ये इसका जिंदगी में एक ही मकसद है, बदला। इसका जिंदगी में एक ही मकसद है, जनरिक ट्री को प्री ऑर्डर में आइटरेशन करना सिखाना, ठीक है। तो ये पता है किस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा? आइटरेटर ऑफ इंटीजर को। ये कौन इंटरफेस है? ये तो वही इंटरफेस है जो ये आइटरेटर फंक्शन रिटर्न करता था। तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, इंटरफेस के अंदर आप इंटरफेस को खुद तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, लेकिन आप उसमें एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैच कर सकते हैं जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता हो। तो मैंने रिटर्न ओबीजे, ठीक है। जनरिक ट्री बेटा क्लास पूरी हो चुकी है। जनरिक क्लास में इतना ही करना है, वो आइटरेबल को इंप्लीमेंट करती है, जिसकी वजह से उसमें ये फंक्शन आ गया। आइटरेटर इंटरफेस वो रिटर्न करता है। तो एक नई क्लास लिखी जो असल में अब सारी हैवी लिफ्टिंग करेगी, सारा काम ये क्लास करेगी। ये आइटरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो यहाँ पर तो इस इंटरफेस में इसका ऑब्जेक्ट पकड़ा और रिटर्न कर दिया, तो इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो चुका है सारा काम, अब यहाँ रहता है। अब ये कैसे आइटरेशन कराएगा, ये कैसे आइटरेशन कराएगा? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि अभी अभी आपने सीखा ये, ठीक है, कि जनरिक ट्री प्री ऑर्डर इंप्लीमेंट्स आइटरेटर ऑफ इंटीजर। अब मैं आपके व्यू में आ रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे सरका देता हूं। तो लास्ट चीज क्या हुई थी? जनरिक ट्री इंप्लीमेंट्स आइटरेटर। अब हम बात करते हैं आइटरेटर इंटरफेस की। आइटरेटर इंटरफेस के अंदर दो फंक्शन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। हैज नेक्स्ट जो बताता है, और ये बूलियन रिटर्न करता है जो बताता है क्या अगली वैल्यू मौजूद है, और नेक्स्ट जो कहता है
अभी वाली वैल्यू रिटर्न करके सेटअप कर देता है आपकी क्लास को अगली वैल्यू के लिए। दोबारा अपनी बात बोलता हूं, हैज नेक्स्ट का काम क्या है, ये बताना क्या अगली वैल्यू मौजूद है कि नहीं, और नेक्स्ट का काम क्या है, आज वाली वैल्यू रिटर्न कर दे और आपकी क्लास को अगली वैल्यू के लिए तैयार कर दे। ठीक है, वेदर न्यू वैल्यू इज अवेलेबल, या इटरेटर में ये फंक्शन लिखना है हमको। वैसा काम क्या है, रिटर्न्स करंट वैल्यू सेट्स अप प्रिपेयर्स अस फॉर नेक्स्ट वैल्यू, अगली वैल्यू की तैयारी कर देता है, करंट वैल्यू रिटर्न कर देता है। ये नेक्स्ट का काम है। ठीक है, तो बेटा ये दो फंक्शन हमें यहाँ लिखने होंगे। आप समझ भी पा रहे हो, लूप को इनकी जरूरत पड़ती होगी। असल में ये सब पता है कब आपको समझ में आएगा, जब मैं बताऊंगा ये कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोड ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाइल सोचो, मैं वो छोटा सा वाइल लिख देता हूं, दिस कोड एक्चुअली कन्वर्ट्स इन समथिंग लाइक दिस। देखना जरा ध्यान से देखना, आइटरेटर ऑफ इंटीजर, GTI जनरिक ट्री का आइटरेटर, GT.iterator। देखो अब आप जनरिक ट्री को जाके देखो, आपके जनरिक ट्री के अंदर आइटरेटर फंक्शन है कि नहीं है? हाँ है। उसको कॉल किया तो वहां से एक आइटरेटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कैच कर लिया। अब इस कोड को देखो, वाइल जनरिक ट्री आइटरेटर हैज नेक्स्ट, जब तक उसमें अगली वैल्यू है, system.out.println जनरिक ट्री आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। अब आप थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत करें तो आप समझ पाएंगे कि ये दोनों कोड बेटा आपस में इक्वल हैं। इसकी वजह से ये कोड भी और ये कोड दोनों आपस में इक्वल हैं। मैं इनफैक्ट ऊपर वाले में भी लिख देता हूं ये SSO वाली बात। ये कोड और ये कोड आपस में इक्वलेंट होते हैं। ये जो वैल है ये जनरिक ट्री का नेक्स्ट ही होता है। तो मैं बोल रहा था ना सिंटैक्टिकल शुगर, ये असल में ये जो 3 लाइनें हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप समझ पाओगे कि ये सारा ग्लू कैसे चलने वाला है। मैं अभी तक का आपको रिवाइज कराऊंगा। तो थोड़ा सा इधर हमें पेशेंट रहना होगा बेटा इसकी डिस्कशन में, क्योंकि लंबी डिस्कशन है और ऐसा हो सकता है कि बीच में लगे कि यार ये तो ज़रूरी सा नहीं लग रहा। पर मैं ये बता दूं, ज़रूरी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज़रूरी मार्स पे जाना ज़रूरी थोड़ी है। इलॉन मस्क जाना चाहता है, जाना ज़रूरी थोड़ी है, फन है जाना। ठीक है, ये तो पहिए की डिस्कवरी भी ज़रूरी थोड़ी थी। आई डो नॉट नो, अब ये तो लाइंस ब्लर्ड हैं बीच में। तो मैं कहता हूँ ये दोनों कोड आपस में इक्वल है। ठीक है, अभी तक का रिवाइज करते हैं एक बार बेटा शुरुआत से। सबसे पहले इंटरफेस क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होता है जिसमें फंक्शन का सिग्नेचर होता है। तो इंटरफेस को हम न्यू कर सकते हैं क्लास के साथ। कौन सी क्लास के साथ? जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। जो क्लास इंप्लीमेंट करती है उसमें वो सारे फंक्शन लिखने पड़ते हैं। तो इंटरफेस को खुद न्यू नहीं कर सकते, इंटरफेस के रेफरेंस में हम उस क्लास का इंस्टेंस पकड़ सकते हैं जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। जनरिक ट्री आइटरेबल को क्यों इंप्लीमेंट कर रहा है? क्योंकि वो सिंटैक्टिकल शुगर है जो जावा की, वो कहती है कि अब जब आप ये कॉलन वाला सिंटैक्स यूज करते हो तो आपको आइटरेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। तो जनरिक ट्री ने इंप्लीमेंट किया तो एरर आई। क्यों आई? क्योंकि आइटरेबल एक इंटरफेस था जिसमें ये आइटरेटर नाम का फंक्शन था, हमने लिखा नहीं था। तो हमने जाकर जनरिक ट्री के अंदर ये बेटा फंक्शन लिख दिया आइटरेटर, और आइटरेटर ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो अब अंदर से आइटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, पर ये तो इंटरफेस है, रिटर्न कैसे करें? तो हमने एक क्लास लिखी जनरिक ट्री प्री ऑर्डर आइटरेटर जो आइटरेटर ऑफ इंटीजर को इंप्लीमेंट करती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न कर दिया। तो जनरिक ट्री की टेंशन निमट गई। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने के लिए कि ये देखो ग्लू जोड़ के दिखाता हूं आपको। तो ये जो कोड है ना, असल में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये 76 वाली जो लाइनें हैं ये असल में इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। किसके अंदर? ये फॉर लूप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको जनरिक ट्री में आइटरेटर फंक्शन की जरूरत है कि नहीं है? आइटरेटर फंक्शन की जरूरत है तो आइटरेबल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ऑफ कोर्स चाहिए होगा। अब आइटरेटर के दो फंक्शनों की बात, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब आइटरेटर में दो फंक्शन होते हैं, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट बताता है अगली वैल्यू है कि नहीं, और नेक्स्ट वो वैल्यू निकाल के देता है। तो ये कोड जब बराबर इसके है तो ये कोड इसमें कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट से वो चेक करेगा अगली वैल्यू है कि नहीं, और नेक्स्ट से वो अगली वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर भी ये लूप तब तक चलता है जब तक हैज नेक्स्ट है और वो वैल्यू वैल में आती रहती है। तो अब सब हो जाएगा अगर मैंने अपने आइटरेटर में जाकर हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट लिख दिया। अगर आप ये बात विश्वास कर पा रहे हो कि ये कोड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस कोड को चलने के लिए जो हमारी आइटरेटर क्लास है उसका हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट फंक्शन चलना चाहिए। A लीड्स टू बी, B लीड्स टू C। ये कोड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आइटरेटर फंक्शन हमें आइटरेटर दे रहा है। अब इस कोड के चलने के लिए जरूरी है कि हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट अपना काम बखूबी करें, जिसका मतलब है हैज नेक्स्ट आपको ये बताए अगली वैल्यू है कि नहीं, और नेक्स्ट आपको अगली वैल्यू दे। और अगली वैल्यू
कैसे डिफाइंड है? अगली वैल्यू बेटा प्री ऑर्डर के ऑर्डर में डिफाइंड है, जैसे 10 से अगली 20, 20 से अगली 30, 30 से अगली 50, 50 से अगली 60, 60 से अगली 40। दैट इज हाउ नेक्स्ट इज डिफाइंड। तो अब हमारा सारा फोकस आता है जेनेरिक ट्री के हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को लिखने पर। बूलियन हैज नेक्स्ट और पब्लिक इंटीजर नेक्स्ट। ठीक है, फिर ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। अब इसको किस पे काम करना है? इसको तो जेनेरिक ट्री पे काम करना है। वहां का जब तक रूट नहीं आएगा तो क्या हैज नेक्स्ट और क्या नेक्स्ट, रूट तो चाहिए, उसका डेटा तो चाहिए। तो मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, इसके कंस्ट्रक्टर में वो रूट मंगाता हूं। ठीक है, तो वो जहां से इसको कॉल किया था वहाँ थोड़ा सा चेंज करके आना पड़ेगा, वो अपना रूट इसको पास कर देगा। अपना रूट उसको पास कर दिया इसने, तो अब आइटरेटर के पास सारी खबर है जो उसे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट के लिए चाहिए। अब मैं पता क्या यूज़ करने वाला हूँ बेटा? मैं वो इस्तेमाल करने वाला हूँ जो मैंने आपको सिखाया था, आइटरेटिव प्री ऑर्डर। आइटरेटिव प्री ऑर्डर, स्टैक वाला प्री ऑर्डर। ठीक है, देखिए मैंने एक बनाया नोड, मैंने बनाया एक बल्कि इंटीजर करंट। ये कैपिटल इंट और स्मॉल इंट में फ़र्क ये होता है बेटा, स्मॉल इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, कैपिटल इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो जो स्मॉल इंट होता है ना वो स्टैक में ही बनता है। स्मॉल इंट का सीन ये होता है, ये आप छोटी सी बात समझ लें, इंट आई और इंटीजर आई में क्या फ़र्क होता है, इंटीजर आई में क्या फ़र्क होता है। तो बेटा इंटीजर आई जो है ये यहाँ बनता है, आई इक्वल टू 10 कहा तो यहाँ ही बन गया, और इंटीजर आई इक्वल टू 10 करोगे तो पता है क्या होगा, आई यहाँ पे एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस के ऊपर 10 पड़ा होगा, ये फ़र्क होता है। तो आई में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल भी आ सकती है, स्मॉल आई में नल नहीं आ सकता। तो मैंने ये इंटीजर करंट बनाया, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। तो हैज़ नेक्स्ट में बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर करंट नल हुआ तो हम कह देंगे, मतलब एक करंट ही नेक्स्ट है बेसिकली, इसका नाम करंट ना रखो, इसका नाम रख दो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अगर नेक्स्ट वैल्यू नल हुई, इफ नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू नल, तो हम कहेंगे नेक्स्ट रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। अगर ये नल हुआ तो फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू। फेयर गेम। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट का काम क्या है? हमारे नेक्स्ट का काम क्या है? हमारे नेक्स्ट का काम ये है, अभी की वैल्यू रिटर्न कर दे और नेक्स्ट वैल्यू को अगली जगह पर पहुंचा दे। हमने क्या डिफाइन किया था? हमने हमारे नेक्स्ट फंक्शन का क्या काम डिफाइन किया था? रिटर्न्स आज की वैल्यू एंड सेट्स अप फॉर द नेक्स्ट वैल्यू एंड सेट्स अप फॉर फ्यूचर की वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो क्या करेगा, इंटीजर फॉर रिटर्न नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू कैच करी और रिटर्न कर देगा इसको। और यहां पर क्या काम करेगा, मूव्स नेक्स्ट वैल्यू फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट वैल्यू में जो अभी भरा हुआ था वो तो दे दिया इसने, और उसको अगले स्थान पर पहुंचाने की जिम्मा उठाएगा। ठीक है, इफ नॉट पॉसिबल सेट्स इट टू नल। अगर उसको आगे नहीं मूव कर सकता तो नल पे सेट कर देगा ताकि हैज नेक्स्ट फॉल्स देना स्टार्ट कर दे। अब मैं वो स्टैक इस्तेमाल करूंगा, कौन सी स्टैक? जो आप जानते हैं, वो पेयर वाला ड्रामा, पेयर और स्टेट वाला ड्रामा, वो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप क्या जाकर पहले पढ़ कर आएँ, आप पहले वो वीडियो देख कर आएँ, वो वीडियो देख कर आएँ जिसके अंदर मैंने आपको आइट्रेशन से प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सिखाया था। तो उसमें एक स्टैटिक क्लास बनाई थी पेयर की, प्राइवेट स्टैटिक क्लास पेयर नो इंट स्टेट। उसका लॉजिक मैं ज़रा भी डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, वो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप उसको पहले पढ़कर आएंगे। क्योंकि ना देखिए, जब पहले का बेस नहीं बना होगा तो आज का क्या सिखाएंगे, ये तो अपने आप में ही एक मुश्किल प्रॉब्लम है। तो पिछले का बोझ आपके सर पे नहीं होना चाहिए। तो ये पेयर क्लास मैंने फटाफट बनाई और मैंने यहाँ पर एक स्टैक डिक्लेयर किया, स्टैक ऑफ पेयर st। कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, स्टैक को न्यू किया बेटा सबसे पहले तो, और स्टैक में हम पुश किया करते थे, अगर आपको याद हो तो पहला पेयर, न्यू पेयर जिसके अंदर स्टेट -1 होती थी, ये पुश कर दिया। ठीक है, अब देखिए वो लॉजिक मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, वो लॉजिक मैं चुरा लाता हूँ। वो लॉजिक क्या होता था, वो लॉजिक आइटरेटिव प्री ऑर्डर में पड़ा होगा। मैं आइटरेटिव प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में जाता हूँ और लॉजिक आपसे चुरा के ले आता हूँ। या मेरे पास यहाँ पड़ा है, वो सेम ही लॉजिक है, तो मैं यहाँ से उस लॉजिक को चुरा लाता हूँ। बेटा ये वाला लॉजिक, वाइल स्टैक डॉट साइज,
ये क्या करता है, प्री ऑर्डर की अगली वैल्यू आपको देना जानता है। ठीक है, अब तो ये लोडर घूम के रहेगा। ठीक है, इन एनी केस मैं सेम ही कोड था, मैं वहाँ से उठा लाया। हाँ, तो ये जो लूप है ना, जो मैं अभी चुरा के लाया हूँ, जो भी कंट्रोल Z नहीं चल रहा, वाइल तो पूरा चुराया है मैंने। तो इसको इंडेंट कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट में मैंने क्या कोड लिखा, स्टैक के अंदर भर दिया था ना। तो ये क्या करता है, वो पीक देखता है। ये लॉजिक मैं नहीं समझाऊंगा आपको। ये वाला प्री ऑर्डर का एरिया होता था, तो मैं यहाँ पर प्री ऑर्डर प्रिंट तो नहीं करूँगा और पोस्ट ऑर्डर भी प्रिंट तो नहीं करूँगा। हमें तो प्री ऑर्डर से मतलब है और प्री ऑर्डर से हमें मतलब है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है वो ऐसे ऐसे आगे चलता है। यहाँ आपको प्री ऑर्डर मिलता होता है, यहाँ आपको प्री ऑर्डर मिलता होता है। ठीक है, प्री ऑर्डर मिलता है, फिर आगे बढ़ता है, कोड चिल्ड्रन पे भेजता है, फिर पोस्ट ऑर्डर आता है तो पॉप कर देता है स्टैक में से। तो जैसे ही प्री ऑर्डर आएगा ना, मैं पता क्या करूँगा, नेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू टॉप डॉट नोड डॉट डेटा करके ब्रेक कर जाऊँगा। बस इस प्री ऑर्डर पे यहाँ से निकल के चला जाए। अगली बार कोई दोबारा नेक्स्ट कॉल करेगा तो प्री ऑर्डर में अगले स्पॉट पे जाके निकल जाएगा, दोबारा कोई नेक्स्ट करेगा तो प्री ऑर्डर में अगले स्पॉट पे जाके निकल जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये वाला कोड मैंने लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं और चाहता हूँ कि ये नल भी सेट हो। जब प्री ऑर्डर में ना कुछ मिले तो ये नल सेट हो। तो मैं इसको ना हर बार, मैंने ये फॉर रिटर्न में तो वैल्यू कैच कर ली थी, उसको लास्ट में रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू तो सेफ है। मैं इसको हर बार नल सेट कर देता हूँ कि अगर ये लॉजिक प्री ऑर्डर में अगली वैल्यू ला ही नहीं पाएगा, मतलब लास्ट प्री ऑर्डर हो चुका है, प्री ऑर्डर की लास्ट वैल्यू आ चुकी है, तो ये नल रह जाएगा, जिसकी वजह से बाद में हैज़ नेक्स्ट को फायदा मिलेगा। नल होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये स्टैक रखी थी, इसमें पुश किया था, और ना मैं इसको वैल्यू को एक बार नेक्स्ट चला देता हूँ। एक बार नेक्स्ट बेटा मैं क्यों चला रहा हूँ, एक बार नेक्स्ट इसलिए चला रहा हूँ ताकि अगर ये नहीं करूँगा तो नेक्स्ट वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। अगर ये पहली बार भी इसको चलाऊंगा नहीं ना, तो एन वैल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। कोई पूछेगा हैज़ नेक्स्ट तो वो फॉल्स बोल देगा शुरुआत में। तो मैं एक बार चला दूंगा ताकि एन वैल पहली प्री ऑर्डर की वैल्यू पे जाके सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट से मैं जो रिटर्न आया वो मैंने यूज़ भी नहीं किया, बस ये नेक्स्ट वैल जो नल पड़ा है वो पहली वाली वैल्यू पे सेट हो जाए। ठीक है, तो ये पहली बार के लिए सेट करने के लिए मैंने ऐसा इसमें लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्राई रन करके दिखाना चाहता हूँ। मतलब इसको ड्राई रन करके देखने के लिए ना, आप इस फॉर को भूल जाइए। ये फॉर तो तिकड़म से कर रहा है, ये फॉर तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस फॉर को देखिए कैसे चल रहा होगा। आपने आइट्रेटर मंगाया, तो आइट्रेटर के नाम पे कोड यहाँ आया, जिससे कोड इस कंस्ट्रक्टर में आया, आपको इसका ऑब्जेक्ट मिला। GTI में आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर पड़ा है, GT प्री ऑर्डर का आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, जिसमें ये स्टैक है, नेक्स्ट वैल्यू है, ये कंस्ट्रक्टर है, हैज़ नेक्स्ट है और नेक्स्ट है। इसके अंदर ये है और ये तीन चीज़ें, फेयर गेम। तो ये तीन चीज़ें हैं उसके अंदर। हाँ, जब तुम हैज़ नेक्स्ट कहते हो तो बेटा ये वाला हैज़ नेक्स्ट कॉल होता है, जहाँ से पता लगता है अगली वैल्यू है या नहीं। तो फॉर लूप इसमें कन्वर्ट हो गया, हैज़ नेक्स्ट मैंने दिखाया किस पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कहते हो तो बेटा यहाँ से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती है। अब आपको ले देकर ना ये क्लास समझनी है, जनरिक ट्री प्री ऑर्डर आइट्रेटर। ठीक है, तो इस क्लास के मैं छोटे छोटे टुकड़े रखूँगा कहीं पर। तो मैं सबको मिटाना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े मैं इस क्लास के रखूँगा जिससे मैं आपको समझा सकूँ। तो ये इंटरफेस तो आपको चाहिए नहीं, इतना सा कुछ टुकड़ा मैंने रख लिया। पेशेंस बड़ी चीज़ है बाबू। तो ये पहला टुकड़ा, फिर मैंने दूसरा टुकड़ा रख लिया जिसमें हैज़ नेक्स्ट है, फिर मैंने तीसरा टुकड़ा रखना है जिसमें नेक्स्ट है, और इन तीनों की मदद से आपको सब समझना है। फिर चौथा टुकड़ा यूसेज वाला। ठीक है जी, ये तीसरा टुकड़ा, इसको थोड़ा छोटा करके रख लेंगे, और एक और टुकड़ा जहाँ से इसको कॉल किया था, ये फॉर वाला। ये फॉर वाला तो दिखाऊंगा नहीं, ये फॉर वाला तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब हम सेट हैं। ये कोड यहाँ, ये कोड यहाँ, ये कोड यहाँ, ये कॉलिंग का कोड, ये हैज़ नेक्स्ट का कोड। ठीक है, ये इधर रख लेते हैं कॉलिंग का कोड। देखिए भैया, आपने आइटरेटर कॉल किया, आइटरेटर का कोड मैं लेकर नहीं आया हूँ। आइटरेटर फंक्शन तो कुछ नहीं करता, वो इस नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आपको रिटर्न कर देता है। बेसिकली आपको ये वाला कंस्ट्रक्टर में जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो GTI के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो उसी क्लास के अंदर ये हैज़ नेक्स्ट फंक्शन भी है, ये हैज़ नेक्स्ट फंक्शन है, और उसी क्लास के अंदर ये नेक्स्ट फंक्शन भी है। इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कर सकूँ तो तीनों दिखा सकूँगा आपको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो GTI के अंदर इसका ऑब्जेक्ट आपको मिला जिसमें ये कंस्ट्रक्टर है, हैज़ नेक्स्ट फंक्शन है और नेक्स्ट का फंक्शन है। फेयर गेम। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर के टाइम पे देखो क्या हुआ। ये है आपकी, मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये GTI, और मैं यहाँ पर मैं कहीं आपका ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका छोटा सा ट्री था, 10 20 30 40 50 60, जुड़े रहिएगा भाई साहब। ठीक है, तो GTI का जब ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर फायर हुआ, ये कंस्ट्रक्टर फायर हुआ 4K। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना ये 4K के ऊपर, उसको ये रूट पास हुई, रूट मतलब ये 10 वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट पास हुआ। तो उसके अंदर दो वैल्यूज़ पड़ी हैं इस 4K के अंदर, नेक्स्ट वैल और ये स्टैक, ये दो वैल्यू पड़ी। ठीक है, तो उसने स्टैक को न्यू किया और उसके अंदर एक पुश किया, ये स्टैक इसने न्यू करी और उसमें कुछ पुश किया। उसने क्या पुश किया उसके अंदर, रूट, मतलब ये 10 के साथ -1 पुश किया और नेक्स्ट कॉल कर दिया। नेक्स्ट कॉल कर दिया, उससे क्या होगा, ये नेक्स्ट वैल्यू सेट होगी। ठीक है, जब GTI आपने आइटरेटर कॉल किया है तो आइटरेटर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना है। वो कहाँ बना था, वो बेटा यहाँ बना था, ये GT प्री ऑर्डर आइटरेटर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना जिससे ये कॉल हुआ, जिससे ये GTI का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर मैं दो वैल्यू दिखा रहा हूँ, न्यू वैल्यू और स्टैक। 4K के ऊपर न्यू वैल्यू शुरुआत में नल सेट है, स्टैक बनी और उसके अंदर एक चीज़ पुश हुई, जो रूट पास किया गया था वो 10 पास किया गया था, 10, -1 पुश हो गया इसमें, और नेक्स्ट फायर हुआ। नेक्स्ट फायर में से क्या हुआ, ये FR और ये रिटर्न हो रहा है। रिटर्न को तो हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है। इतने एरिया को देखते हैं जब तक स्टैक का साइज 0 नहीं हो जाता। देखते हैं क्या हुआ। सबसे ऊपर वाले को देखा गया, उसकी स्टेट देखी गई, हाँ जी स्टेट तो -1 है। स्टेट -1 है तो न्यू वैल्यू में उसके नोड का डेटा सेट कर दिया गया। न्यू वैल्यू में नल के बजाय 10 सेट हो गया, टॉप की स्टेट बढ़ाकर 0 कर दी गई और ब्रेक हो गया। तो इस कंस्ट्रक्टर का असर क्या पड़ा कि स्टैक में 10,0 पड़ा है और न्यू वैल्यू आपकी 10 पे सेट है। अब कोई पूछे आपसे हैज़ नेक्स्ट, तो बेटा हैज़ नेक्स्ट वैल्यू नल तो नहीं है, आप बोलेंगे नॉट नल है तो ट्रू। ठीक है ना, हैज़ नेक्स्ट आपने पूछा तो आपको आया ट्रू। आपने नेक्स्ट से वैल्यू मंगाई तो देखो क्या हुआ, नेक्स्ट से क्या होगा, नेक्स्ट से ये वाली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू 10 में कैप्चर हो गई, इवेंचुअली ये 10 रिटर्न हो जाएगा। तो प्रिंट तो बेटा 10 होगा। आपको समझने की जरूरत है। आपने ये हैज़ नेक्स्ट कॉल किया ना, हैज़ नेक्स्ट से आया, नेक्स्ट वैल्यू क्योंकि 10 थी तो आया ट्रू। फिर आपने प्रिंट कर लेंगे, नेक्स्ट को कॉल किया तो उस नेक्स्ट से क्या होगा, ये नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू FR में कैच हुई 10 और लास्ट में रिटर्न हो रही है, आपको 10 मिलेगा। तो कंसोल पे तो आप 10 प्रिंट करेंगे। लेकिन कुछ और भी होगा। क्या होगा, 2 मिनट के लिए वो नल सेट कर देगा नेक्स्ट वैल्यू को, फिर स्टैक का साइज दोबारा देखेगा, टॉप को देखेगा, क्या स्टेट -1 है, नहीं, क्या स्टेट चिल्ड्रन के इक्वल मतलब है, तो स्टेट तो उसकी 0 है, 0 है तो वो 0th चाइल्ड पे भेज देगा, जिसका मतलब क्या है 20, -1 को पुश कर देगा यहाँ पर और स्टेट को 1 कर देगा। इसकी स्टेट 1 करते हुए 20, -1 को पुश कर देगा। ये मैं आपको पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये करके उसने नेक्स्ट वैल्यू को ऐसा उसने किया 20, -1, फिर लूप दोबारा आया, इस बार टॉप देखा तो 20, -1, जिसका -1 होता है, नेक्स्ट वैल्यू उस पर सेट हुई, नेक्स्ट वैल्यू 20 पर सेट हुई, स्टेट को कर दिया 0 और ब्रेक कर गया। ठीक है, मतलब उसने रिटर्न किया 10 और नेक्स्ट वैल्यू को 20 पे सेट कर दिया, रिटर्न 10 किया और 20 पर सेट कर दिया, ये असर पड़ा। अब कोड घूम के दोबारा ऊपर आया। पिछली बार नहीं समझ पाए तो इस बार समझ में भारी संभावना, पूरी कोशिश कीजिएगा। हैज़ नेक्स्ट कॉल हुआ, नेक्स्ट आपका तो नेक्स्ट वैल्यू 20 है सेट, तो वो नल तो नहीं है, तो वहाँ से ट्रू आएगा, वहाँ से ट्रू आ गया, तो उसने तुरंत नेक्स्ट कॉल कर दिया। नेक्स्ट कॉल करने से क्या होता है, नेक्स्ट में आ जाइए मोमेंटरली। पहले तो इसने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू में वैल्यू कैप्चर कर ली, FR में फॉर रिटर्न में नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू कैप्चर कर ली, तो 20 कैप्चर हो गया।
लास्ट में बेटा 20 रिटर्न होगा, तो प्रिंट तो इस बार 20 होने वाला है। बीच में लेकिन कुछ और भी किया, एक बार को नेक्स्ट वैल्यू को नल बनाया, फिर ये लूप घुमाया, टॉप पे कौन दिखाई दिया उसको 20,0 20,0 दिखाई दिया। देखते 20,0 के साथ क्या करेगा, क्या स्टेट -1 है, नहीं, तो क्या स्टेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है, हाँ उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, तो जब स्टेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होती है तो पॉप हो जाता है, तो पॉप हो जाएगा। ठीक है, 3 ही काम होते हैं, या तो स्टेट -1 होती है या नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होती है। अगर -1 होती है, ये पहला केस -1 है, तो हम न्यू वैल्यू में डाल देते हैं। अगर वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होती है तो हम पॉप कर देते हैं, या बीच में कहीं होती है तो उस चाइल्ड पे चले जाते हैं, उस चाइल्ड को पुश कर दिया करते हैं। ठीक है, तो 20 को बेटा पॉप कर दिया, 20 को पॉप करके अब देखा पीक पे कौन है, पीक पे दिखाई दिया 10,1, 10,1। तो जब 10,1 दिखाई दिया, ना तो वो -1 है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल स्टेट है, ना तो -1 है ना वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल स्टेट है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होती तो पॉप कर देते, -1 होती तो नोड में कैप्चर कर लेते, वो बीच की स्टेट है, तो 1th चाइल्ड पे चले जाओ। कौन सा चाइल्ड बनाओ, 1th चाइल्ड, 30, -1 बनाओ, उसको पुश कर दो और अपनी स्टेट को बढ़ा लो, अपनी स्टेट बढ़ा के 2 कर दो। ठीक है, कोड दोबारा ऊपर आया, इस बार टॉप को देखा तो 30, -1 नजर आया, न्यू वैल्यू में 30 कैप्चर किया। ठीक है, न्यू वैल्यू में 30 कैप्चर किया और ब्रेक कर दिया आपने, ये ब्रेक कर दिया। तो इस बार क्या असर हुआ, इस बार ये असर हुआ बेटा 20 मिला और 30, -1 आपका नेक्स्ट वैल्यू में आ गया, स्टैक के टॉप पे भी वो आ गया और नेक्स्ट वैल्यू में भी 30 आ गया। ठीक है, एक बार और चलाते हैं, इस बार चलेगा तो हैज नेक्स्ट, नहीं फूटेगा हैज नेक्स्ट बोलेगा नेक्स्ट वैल्यू नल नहीं है, 30 पड़ा है तो रिटर्न ट्रू। बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट बेटा आपको नेक्स्ट 30 रिटर्न करके उसको अगले स्पॉट पे पहुंचा देगा। देखते हैं कैसे, ये 30 कैप्चर किया, ये रिटर्न कर रहा है, तो 30 तो भैया प्रिंट होगा। अभी बीच वाला कोड क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंचा देगा 30 को, देखते हैं कैसे। तो पीक पे देखा, हम एक चीज भूल गए थे, 30, -1 ही इवेंचुअली 30, रह गया था, क्योंकि जब ब्रेक किया था तो स्टेट बढ़ाई गई थी। पीक पे देखा तो 30, नजर आया, स्टेट -1 नहीं है, स्टेट 0 है, तो या तो -1 होती है, या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होती है, या कुछ और होती है। -1 नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, उतनी भी नहीं है, 0 है स्टेट, तो वो 0th चाइल्ड पे भेजने की कोशिश करेगा, इधर भेजेगा, तो 50, -1 पुश कराएगा और इस स्टेट को 1 कर देगा। पिछली बार यही भूल गया था बढ़ाना, इसको 1 कर देगा। कोड दोबारा ऊपर आया, इस बार पीक करेगा, स्टेट -1 नजर आएगी 50 की, तो उसी को नेक्स्ट वैल्यू में कैप्चर करते हुए, स्टेट बढ़ाते हुए, ये भूल गया था मैं, स्टेट बढ़ाते हुए ब्रेक कर देगा। देखो क्या असर आया इस बार, नेक्स्ट करने से 30 रिटर्न हो गया और 50 पर चले गए। अगली बार करोगे तो 50 रिटर्न हो जाएगा, 60 पे चले जाओगे। अगली बार करोगे तो 60 रिटर्न होगा, 40 पे चले जाओगे। उससे अगली बार करोगे तो 40 रिटर्न होगा और नल पे चले जाओगे, तब हैज नेक्स्ट पूछोगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाहरी डिस्कशन थी, इस कोड को कई बार चला कर देखिएगा। मैं एक बार आपको इसे चला कर दिखा दूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े। तो इसको चलाने के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा, जो ट्री हमारे पास है उसका डेटा ये है। मैं इस डेटा के साथ इसको बेटा रन करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, मैं ये वाला आइटरेटर एक बार कमेंट कर देता हूँ, फॉर लूप से चलाता हूँ, फिर आपको मैं इसको आइटरेटर से चला कर दिखाऊंगा। फॉर लूप से चलाया बेटा, चल गया, बहुत मज़ा आया, फॉर लूप से चल गया। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये फॉर लूप इसी में कन्वर्ट होता है तो सर्टेनली इसको आइटरेटर से भी चलना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स इस बार भी चल गया। भारी डिस्कशन थी, ले देकर आपको आइटरेबल इंटरफेस सीखना है जिसका सिर्फ आइटरेटर फंक्शन होता है, और आइटरेटर इंटरफेस सीखना है जिसमें ये हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट लिखना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर हमने ये ऊप्स की एक बेहतरीन चीज़ सीखी। मेहनत करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। 2 वीडियो देखनी होंगी, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, आइटरेटिव और ये वाली वीडियो, फिर मिलकर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लिख पाएँ। और ऑफ कोर्स इसे आप एडिटर पे चला के देखिएगा, आप खुद भी इस कोड को चला कर देखिएगा। मिलते हैं किसी अगले सवाल में। नमस्कार।